अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बात कर रहे थे पॉलीएग्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर। पॉलीएग्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस्तेमाल करते हैं बच्चों मेनली प्रोटीन्स की सेपरेशन करने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉलीएग्राइल अमाइड जेल में जो पोर्स की साइज़ है वो बहुत छोटी होती है, इसलिए प्रोटीन सेपरेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डीएनए मॉलिक्यूल्स जिनकी साइज़ बहुत छोटी हो उनको भी सेपरेट करने के लिए हम पॉलीएग्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी पेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बात की है ऑलरेडी। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों एसडीएस पॉलीएग्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर। एसडीएस पॉलीएग्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम शॉर्ट में एसडीएस पेज कहते हैं। इस एसडीएस पेज में एसडीएस का मतलब है बच्चों सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, ठीक। और पेज का तो आपको पता है बच्चों मतलब पॉलीएग्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएग्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एसडीएस का क्या फंक्शन रहता है, क्यों हम ये एसडीएस इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे बच्चों। फ़िलहाल देखेंगे कि एसडीएस पेज जो है वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं। एसडीएस पेज जो है इस्तेमाल करते हैं बच्चों मेनली किसी प्रोटीन मिक्सचर की क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, फॉर एनालाइजिंग प्रोटीन मिक्सचर क्वालिटेटिवली। इसके अलावा एसडीएस पेज के ज़रिए हम प्रोटीन प्यूरिफिकेशन भी मॉनिटर कर सकते हैं, चूँकि इस टेक्निक के ज़रिए प्रोटीन्स जो है वो सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ या अकॉर्डिंग टू द साइज़ ये सेपरेट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ये जो है ये सेपरेट होता है। इसलिए एसडीएस पेज के ज़रिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं बच्चों प्रोटीन्स की रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो प्रोटीन की रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए भी एसडीएस पेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है एसडीएस पेज प्रोटीन मिक्सचर की एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और प्रोटीन की मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। एसडीएस पेज में ये जो एसडीएस है बच्चों, एसडीएस का मतलब है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। सोडियम यहाँ फिर से लिखता हूँ, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, ठीक। ये एक एन आयोनिक डिटर्जेंट है बच्चों, एन आयोनिक डिटर्जेंट, याद रखना। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट इज़ एन आयोनिक डिटर्जेंट, एक नेगेटिव चार्ज वाला एक डिटर्जेंट है। तो ये डिटर्जेंट हम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में इसलिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ये एसडीएस जो है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट एक डिटर्जेंट है। ये डिटर्जेंट प्रोटीन्स की जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में बहुत सारे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रोटीन्स की जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसमें प्रोटीन फोल्डेड होते हैं, तो इस टर्सरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में बहुत सारे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, वंडर वाल फोर्सेस है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है वगैरह वगैरह। तो इन नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के ज़रिए प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो एसडीएस है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट वो हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए क्योंकि ये एसडीएस जो है डिटर्जेंट है, ये इस प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर में या इस प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने वाली जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है उनको डिस्टर्ब करता है। आपको याद रखना है एसडीएस जो है प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर में मौजूद हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को डिस्टर्ब करता है, उनको तोड़ देता है। तो जब वो
नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो है ना रहेंगे तो ये प्रोटीन फोल्ड नहीं रहता, ये लीनियर हो जाता है। तो एसडीएस पेज में जो एसडीएस यूज़ करते हैं, ये एसडीएस प्रोटीन के फोल्डेड स्ट्रक्चर को लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है बाय डिसरप्टिंग द नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस। ठीक है बच्चों, तो जब किसी टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन को हम ट्रीटमेंट देते हैं एसडीएस के साथ, तो इस एसडीएस की ट्रीटमेंट से क्या होता है, ये जो फोल्डेड प्रोटीन है ये बदल जाती है एक लीनियर प्रोटीन में, एक से लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन में बदल जाता है। ठीक है, पहले ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डेड था, अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन एसडीएस के साथ ट्रीटमेंट करने से एसडीएस चूँकि डिटर्जेंट था, वो इस प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने वाली जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से उनको डिस्टर्ब करता है और इसकी फोल्डिंग ख़त्म करके इस पॉलीपेप्टाइड चेन को लीनियर बना देता है। ये एसडीएस का काम है बच्चों। इसके अलावा चूँकि आपको बताया कि एसडीएस एक नेगेटिवली चार्ज्ड एक एनायोनिक डिटर्जेंट है, इस वजह से इस एसडीएस की वजह से इस पॉलीपेप्टाइड चेन पर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, एसडीएस की वजह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है, उस पर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अपने जो चार्जेस हैं वो मास्क हो जाती है। मास्क मतलब वो छुप जाती है। ठीक है, द एक्चुअल चार्ज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन गेट मास्क्ड, वो मास्क हो जाते हैं इन एसडीएस की चार्ज की वजह से। एसडीएस नेगेटिव चार्ज है, इस एसडीएस की नेगेटिव चार्ज की वजह से प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन के अपने चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी वो मास्क हो जाती है, वो छुप जाती है। इसलिए ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है टोटली नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज़ बन जाती है। तो एसडीएस का यहाँ पर दो फंक्शन रहेगा बच्चों। एक फंक्शन ये कि ये प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर को ख़त्म करके प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन को लीनियर बना देता है, एक काम। दूसरा काम, एसडीएस नेगेटिवली चार्ज्ड है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन की अपनी जो चार्ज है वो ख़त्म होकर या वो मास्क होकर वो छुप कर सरफेस पर टोटली नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाती है। इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ बन जाती है। ठीक है बच्चों, ये है एसडीएस का फंक्शन। ओके, अब जब हम एसडीएस पेज के ज़रिए किसी प्रोटीन को सेपरेट करना हो तो क्या करते हैं, जो प्रोटीन सैंपल है, ठीक, उस प्रोटीन सैंपल को हम किसी बफर में रख देते हैं, प्रोटीन सैंपल को बफर में रख देते हैं। ठीक है, तो उस प्रोटीन सैंपल बफर के साथ हम ऐड कर देते हैं बच्चों एसडीएस। एसडीएस क्यों ऐड करते हैं वो तो आपको पता चल गया। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी इनके साथ मिला देता है, वो है बच्चों मर्केप्टो इथेनॉल। और एक चीज़ भी प्रोटीन सैंपल के साथ मिला देते हैं, वो है मर्केप्टो इथेनॉल। ठीक, तो एसडीएस का फंक्शन आपको पता चल गया। अब देखेंगे बच्चों ये मर्केप्टो इथेनॉल क्या करता है। बहुत सारे प्रोटीन ऐसा होता है बच्चों जिनमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। मान लो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है एक प्रोटीन का, ठीक है, तो ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो मान लो ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, कुछ में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकते हैं, कुछ में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकते हैं। तो वो प्रोटीन जिनमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हों, ठीक है, उनमें पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ अटैच रहता है, लिंक रहता है बच्चों डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए। तो मान लो
यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है इस प्रोटीन में, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है। इनमें आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, 2 सल्फर के ज़रिए लिंकेज होता है इनका आपस में, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक। तो वो प्रोटीन जिनमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हों, उनमें पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक रहता है। तो यहाँ एसडीएस पेज के थ्रू प्रोटीन की सेपरेशन करने से पहले ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स अलग करना ज़रूरी होता है बच्चों। इसलिए इन प्रोटीन्स के साथ हम मरकेप्टोइथेनॉल मिला देते हैं या इनकी ट्रीटमेंट करते हैं मरकेप्टोइथेनॉल से। तो मरकेप्टोइथेनॉल क्या करता है बच्चों, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो टूट जाती है, ठीक है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्या होती है, टूट जाती है। जैसे यहाँ पर है ये प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन। मरकेप्टोइथेनॉल के ट्रीटमेंट के बाद इसमें जो सल्फर, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है वो टूट जाती है रिडक्शन होकर। देखो ये अब अलग हो गए हैं, ये अब अलग हो गए हैं। पहले कंबाइन था, इस तरह से कंबाइन था डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड रिड्यूस हो गया मरकेप्टोइथेनॉल के ज़रिए। इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये अलग हो गया। तो याद रखना बच्चों, मरकेप्टोइथेनॉल रिड्यूस करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को, जिसके ज़रिए किसी प्रोटीन में मौजूद पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे से अलग होती है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस करके पॉलीपेप्टाइड चेन्स को अलग करने का काम करता है कौन, मरकेप्टोइथेनॉल, मरकेप्टोइथेनॉल, ठीक है बच्चों। तो आपको बताया कि एसडीएस पेज के थ्रू जो प्रोटीन सेपरेट करना है, उस प्रोटीन सैंपल को ट्रीटमेंट करते हैं हम एसडीएस, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट और मरकेप्टोइथेनॉल के साथ। फिर कुछ देर तक, तकरीबन 5-6 मिनट तक इसको हीट करते हैं, इस प्रोटीन मिक्सचर को हम हीट कर देते हैं, ठीक। उस हीटिंग के दौरान क्या होता है, हीटिंग की वजह से बहुत सारे जो वीक नॉन कोलन इंटरेक्शंस है वो टूट जाती है। मरकेप्टोइथेनॉल जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच का डाइसल्फाइड बॉन्ड्स तोड़ता है और पॉलीपेप्टाइड चेन्स को अलग कर देता है। और सोडियम डोडिसाइल सल्फेट जो डिटर्जेंट है बच्चों, वो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर में जो टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने वाली जो नॉन कोलन इंटरेक्शंस है, जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, उनको ख़त्म करके प्रोटीन को लीनियर बना देता है। तो आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ एसडीएस एंड मरकेप्टोइथेनॉल, प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो एक तो लीनियर होता है, ठीक, वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन से अलग होता है, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के सरफेस पर पूरा नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाती है। मान लो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाती है एसडीएस की वजह से। तो यहाँ ये बात आपको बता दूं बच्चों, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, हर 2 पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, फॉर एवरी 2 पेप्टाइड बॉन्ड, हर 2 पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक एसडीएस जो है वो कंबाइन हो जाती है। 1 एसडीएस जो है गेट्स अटैच्ड विथ एवरी 2 पेप्टाइड बॉन्ड, हर 2 पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक एसडीएस जो है वो कंबाइन हो जाती है। इस तरह से इस पॉलीपेप्टाइड चेन पर ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है और पॉलीपेप्टाइड चेन की अपनी जो चार्ज है वो मास्क हो जाती है, वो छुप जाती है, ठीक है बच्चों, ये आपको बताना ज़रूरी था। इसके अलावा जो जल यूज़ करते हैं बच्चों एसडीएस पेज में, वो जल भी यहाँ 2 किस्म के होते हैं। जो जल यूज़ करते हैं हम सैंपल को सेपरेट करने के लिए, वो जल जो है यहाँ पर 2 किस्म के होते हैं, यानी जल के 2 सेक्शंस होते हैं। मान लो यहाँ पर एक जल आपको दिखाया बच्चों, ये है जल, ठीक। इस जल के 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, दूसरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर जल के 2 सेक्शंस हैं। जो ऊपर वाले सेक्शन है जिसमें वेल्स बने हैं, ये जो वेल्स हैं जिनमें वेल्स बने हैं, उस जल को हम कहते हैं बच्चों स्टेकिंग जल। यहाँ आपको
दिखाया है, ये जो पार्ट है ये स्टेकिंग जल है। और नीचे वाली जो जल है बच्चों, उसको हम सेपरेटिंग जल या रिजॉल्विंग जल भी कहते हैं। तो एसडीएस पेज में जो जल होता है उसके दो सेक्शंस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दो टाइप ऑफ जल यहाँ यूज़ करते हैं। ऊपर वाला जो जल है जिसमें वेल्स बने होते हैं वो स्टेकिंग जल कहलाता है, और नीचे वाले जल को हम सेपरेटिंग जल या रिजॉल्विंग जल कहते हैं। अब इन दो जल्स में क्या फ़र्क है बच्चों, मैं आपको ये बता दूं। जब जल हम सेट करते हैं, जब जल कास्टिंग करते हैं, तो इन दो जल में से जो पहला जल है जो हम कास्ट करते हैं, जो हम बनाते हैं, सेट करते हैं, वो है सेपरेटिंग जल। जब हम जल कास्ट कर रहे होते हैं उस वक़्त पहले हम सेपरेटिंग जल को बनाते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग जल बनाने के लिए जो एक्रिल अमाइड की कंसंट्रेशन है बच्चों, वो तकरीबन 12% यूज़ करते हैं हम। 12% एक्रिल अमाइड जो है वो यूज़ करके हम ये सेपरेटिंग जल बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे ही ये सेपरेटिंग जल बना के सॉलिडिफाई हो जाती है, सेट हो जाती है, फिर इसके बाद इस जल के ऊपर हम दूसरा जल यानी जिसको हम स्टेकिंग जल कहते हैं वो बनाते हैं। तो स्टेकिंग जल बनाने के दौरान हमको वेल्स बनाने होते हैं, इसलिए हम कॉम रखते हैं उस वक्त। आपको पता है कॉम के बारे में, ठीक है। तो स्टेकिंग जल बनाते वक्त हमको कॉम रखना होता है, क्योंकि कॉम की वजह से तो वेल्स बनती है। तो वेल्स जिस जल में बनता है वो स्टेकिंग जल है। और स्टेकिंग जल बनाने के लिए हमको एक्रिल अमाइड की कंसंट्रेशन जो है बच्चों 5% हम यूज़ करते हैं, 5%, किसी किसी जगह 4% लिखा हुआ है। तो 5% या 5% एक्रिल अमाइड हम यूज़ करते हैं स्टेकिंग जल बनाने के लिए। 12% एक्रिल अमाइड यूज़ करते हैं बच्चों सेपरेटिंग जल बनाने के लिए। अब यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कि इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, जल को बनाने वाले मटेरियल की कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे उतना पोर साइज छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेकिंग जल में 5% है और सेपरेटिंग जल में 12% है। तो आप बता सकते हो कि इन सेपरेटिंग जल और स्टेकिंग जल में पोर साइज में फ़र्क होगी। देयर इज़ डिफरेंस इन द पोरोसिटी ऑफ दिस टू जेल्स। स्टेकिंग जल की पोर साइज जो है वो बड़े बड़े होंगे, ठीक है, लेकिन जो सेपरेटिंग जल की पोर साइज है वो छोटे छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि सेपरेटिंग जल में परसेंटेज जो है वो 12% है और स्टेकिंग जल में 5% है, ठीक है बच्चों। ये आपको मेन चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। स्टेकिंग जल की पोर्स बड़े साइज़ के होंगे, सेपरेटिंग जल की पोर साइज़ छोटे साइज़ के होंगे, वो आपको पता चल गया, ठीक है। और भी डिफरेंसेस इन दो जल में है बच्चों, स्टेकिंग जल और सेपरेटिंग जल में। यहाँ आपको बता दूं ये स्टेकिंग जल और सेपरेटिंग जल में डिफरेंस। स्टेकिंग जल में जो हम पीएच रखते हैं बच्चों वो 6.8 रखता है। ये आपको और एक चीज़ है याद रखने की, स्टेकिंग जल की पीएच 6.8 है और सेपरेटिंग जल या रिजॉल्विंग जल की जो पीएच है वो 8.8 है। स्टेकिंग जल की 6.8, सेपरेटिंग या रिजॉल्विंग जल की पीएच जो है 8.8 है, ठीक है बच्चों। अच्छा, स्टेकिंग जल बनाने के लिए 5% एक्रिल अमाइड हम यूज़ करते हैं और रिजॉल्विंग या सेपरेटिंग जल बनाने के लिए 12% जो है एक्रिल अमाइड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों जल्स बनाने के लिए जल मटेरियल को हम बफ़र में मिक्स करते हैं। तो जो बफ़र हम यूज़ करते हैं बच्चों जल बनाने के लिए वो ट्रिस HCl है, चाहे सेपरेटिंग बफ़र हो या रिजॉल्विंग बफ़र हो या रिजॉल्विंग जल हो या स्टेकिंग जल हो, दोनों में हम ट्रिस HCl जो है बफ़र यूज़ करते हैं यहाँ पर, ट्रिस HCl। ओके, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि 5% एक्रिल अमाइड यूज़ करते हैं, यहाँ पोर साइज़ बड़े होंगे। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, आपको मैं बता दूँ, ये लार्जर पोर साइज़ स्टेकिंग जल की 5% एक्रिल अमाइड की वजह से, स्मॉलर पोर साइज़ यहाँ 12% एक्रिल अमाइड यूज़ करने की वजह से। पीएच यहाँ 6.8 स्टेकिंग जल की, रिजॉल्विंग जल की 8.8। ये आपको मेन चीज़ें हैं याद रखने की, ठीक है। ओके, ये दो किस्म के जल क्यों ज़रूरत पड़ता है एसडीएस पेज में, ये बात
जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जो स्टेकिंग जेल होता है ये मेनली बनाया जाता है बच्चों, जो प्रोटीन के सैंपल्स हैं, आपको पता है प्रोटीन के सैंपल को हमने पूरा डीनेचर किया हुआ है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स अलग किए हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स लीनियर हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। अब उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना होता है, उनको साथ साथ में लाना होता है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को साथ साथ में लाने के लिए ये स्टेकिंग जेल बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। ये आपको यहाँ समझाता हूँ मैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, मिसाल ये पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो चुके हैं, ये दूर दूर है, इनको साथ साथ में जब लाएंगे तो इस तरह से होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर स्टेक होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे। तो इसमें और इसमें आप फ़र्क देखो, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक दूसरे के ऊपर स्टेकेड है, स्टेकेड, यहाँ पर दूर दूर है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन को दूर दूर ना रखकर एक दूसरे के नज़दीक लाने के लिए ये स्टेकिंग जेल बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी स्टेकिंग जेल है, ठीक है। तो स्टेकिंग जेल में ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर स्टेक कैसे होता है, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर आपको पता है बच्चों, जो स्टेकिंग जेल है उसमें पोर साइज़ बड़े हैं। तो जब पोर साइज़ बड़े हैं तो वहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से सेपरेट नहीं होता, वो फ्री मूवमेंट होती है। स्टेकिंग जेल में जो पोर साइज़ है वो बड़े हैं, तो बड़े पोर साइज़ होने की वजह से कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रिकवर्ड नहीं है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है सीधा फ्रीली मूव करता है। जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो एक दूसरे के नज़दीक आराम से आ सकते हैं, एक चीज़, ठीक है। दूसरा, स्टेकिंग जेल में और एक चीज़ होता है जिसकी वजह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में नज़दीक आते हैं, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। जो जेल बनाते हैं, जेल बनाने के लिए जो वफ़र यूज़ करते हैं बच्चों, वो आपको बताया भी गया, वो होता है ट्रिस HCl। ट्रिस HCl, ट्रिस HCl बफ़र के ज़रिए हम जेल बनाते हैं, स्टेकिंग जेल भी बनाते हैं और सेपरेटिंग जेल भी बनाते हैं। तो इस ट्रिस HCl से हमें मिल जाती है Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन, ये आपको याद रखना है। ट्रिस HCl जिस बफ़र से हम जेल बनाते हैं उससे मिलता है क्लोराइड आयन, तो ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ हो गया। तो जेल के बाहर भी एक बफ़र होता है बच्चों जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बफ़र कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बफ़र, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रोफोरेसिस बफ़र में होता है ट्रिस ग्लाइसिन, ट्रिस ग्लाइसिन, ट्रिस ग्लाइसिन क्या होता है, ट्रिस ग्लाइसिन। तो ट्रिस ग्लाइसिन बफ़र मौजूद होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस बफ़र में और ट्रिस HCl होता है जेल में। तो ट्रिस ग्लाइसिन से हमें मिलता है ग्लाइसिन, जो यहाँ पर है बच्चों, ये ग्लाइसिन मिल जाता है हमको। ट्रिस ग्लाइसिन से ग्लाइसिन मिल जाता है, ट्रिस HCl से Cl नेगेटिव आयन मिल जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक। तो जैसे ही अब यहाँ देखना, ये एक मैं जेल बनाता हूँ यहाँ पर बच्चों, ये जेल बनाता हूँ मैं, ये जेल बनाता हूँ मैं। तो यहाँ तक है बच्चों, मान लो स्टेकिंग जेल, ये ST स्टेकिंग जेल। तो उसके नीचे है सेपरेटिंग जेल या रिजॉल्विंग जेल, जिसको मैं SP से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ वेल में हमने सैंपल डाले, कौन सा सैंपल, प्रोटीन सैंपल, ठीक है। प्रोटीन सैंपल में प्रोटीन डीनेचर्ड है, प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन लीनियर है, ठीक है बच्चों, उन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। और ये जो डीनेचर्ड प्रोटीन है उसको हमने वेल में लोड किया, ठीक है। लोड करने के बाद यहाँ पर लोडिंग करते समय आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है बच्चों, जेल की वेल्स में सैंपल लोड करने से पहले हम इसमें एक और चीज़ डाल देते हैं, उसको हम कहते हैं हम बच्चों ट्रैकिंग डाई। ट्रैकिंग डाई जो है ब्रोमोफिनॉल ब्लू, जिसके बारे में आपको पहले भी मालूम है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो ट्रैकिंग डाई है, ये एक आयनाइजेबल डाई है, उसको हम सैंपल के साथ यहाँ लोडिंग बफर के साथ यहाँ पर वेल में डाल देते हैं, ठीक है।
तो ब्रोमोफेनॉल ब्लू के साथ साथ हम ग्लिसरॉल या सक्रोज वगैरह भी डाल देते हैं, ताकि जिसकी वजह से इस सैंपल की डेंसिटी बढ़ जाए और ये वेल में आराम से बैठ जाती है। ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ वेल में हमने सैंपल डाल दिए, ठीक है, यहाँ तक है स्टेकिंग जेल। तो यहाँ सैंपल डालने के बाद जब हम पावर ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, ये जो Cl नेगेटिव आयन है वो सबसे पहले मूव करता है। Cl नेगेटिव आयन जो सबसे पहले मूव करता है, इसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन मूव करता है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक, और सबसे पीछे ये ग्लाइसिन मूव करता है, यहाँ पर आपको ये चीज़ बता दूं बच्चों, ये ग्लाइसिन है, यहाँ पर ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन पर अभी आप देख रहे हो यहाँ पर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज यानी चार्ज बराबर है, तो यहाँ पर ग्लाइसिन की चार्ज जो है नेट चार्ज 0 है। तो इस स्पीशीज़ को हम ज़्विटर आयन कहते हैं। ग्लाइसिन को आप क्या कहेंगे, ज़्विटर आयन, क्योंकि इसकी चार्ज 0 है। तो वो पीएच जिस पर ग्लाइसिन की चार्ज या किसी अमाइनो एसिड की चार्ज 0 हो, उस पीएच को हम पीआई कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, पीआई। तो ग्लाइसिन की पीआई है तकरीबन 5.9। ग्लाइसिन की पीएच जो है पीआई जो है वो 5.9 है। तो जब भी पीएच पीआई से बढ़ जाती है तो उस वक़्त उस मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है। ये भी आपको पहले मैं बता जा चुका हूँ। किसी भी मॉलिक्यूल की पीएच जो है वो पीआई से अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, पीएच इज़ इंक्रीज्ड अबव पीआई, उस वक़्त उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है। तो आप देखो यहाँ पर जो स्टेकिंग जेल है उसकी पीएच है क्या, 6.8, पता है ना, स्टेकिंग जेल की पीएच क्या है, 6.8, ठीक है। तो ग्लाइसिन की पीआई है 5.9। जब वो स्टेकिंग जेल में पहुंच जाएंगे तो स्टेकिंग जेल में जो पीएच है वो 6.8 है, इसका मतलब पीएच बढ़ गया। तो जब पीएच बढ़ेंगे तो ग्लाइसिन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, ठीक है। हालांकि पीएच ज़्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा ही बढ़ा है, तो इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है। इस हल्के नेगेटिव चार्ज की वजह से ये प्रोटीन के बाद मूव करता है, ग्लाइसिन प्रोटीन के बाद मूव करता है। यहाँ मैं जी लिखता हूँ, जी, पहले क्लोराइड फिर प्रोटीन, यहाँ पी लिखता हूँ मैं, पहले क्लोराइड फिर प्रोटीन बाद में ग्लाइसिन। तो यहाँ स्टेकिंग जेल में क्या होता है, स्टेकिंग जेल में जब पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो पहले क्लोराइड मूव करता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद प्रोटीन मूव करता है क्योंकि प्रोटीन की यानी पॉलीपेप्टाइड चेन की जो मोबिलिटी है वो क्लोराइड से कम है। सबसे आखिर में मूव करता है ग्लाइसिन जिसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी प्रोटीन से भी कम है। तो यहाँ क्या हो जाता है, देखो आप, पहले क्लोराइड फिर पॉलीपेप्टाइड चेन फिर ग्लाइसिन। तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ग्लाइसिन और क्लोराइड के बीच में फंस जाती है, तो जिसकी वजह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन और एक दूसरे के नज़दीक आती है और स्टेक हो जाती है, ठीक है। एक स्टेकिंग तो तब होता है जब ये फ्रीली मूव करता है पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि स्टेकिंग जेल की पोर जो है वो बड़े बड़े हैं, कोई रेजिस्टेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन को नहीं होता, वो फ्रीली मूव करता है। फ्रीली मूव करने से एक दूसरे के नज़दीक आता है। इसके ऊपर ये जो क्लोराइड और ग्लाइसिन है उनको और नज़दीक लाता है, क्योंकि क्लोराइड और ग्लाइसिन के बीच में पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। तो यही वजह है कि यहाँ पर स्टेकिंग जेल में पॉलीपेप्टाइड चेन स्टेक होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आती है, ठीक है। बस नज़दीक लाने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, ठीक है, एक छोटी सी जगह में उनको सबको साथ मिलाने के लिए ये स्टेकिंग जेल बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब स्टेकिंग जेल क्यों बनाया जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कंसंट्रेट करने के लिए, ठीक है, क्लोज लाने के लिए, ठीक है बच्चों, ओके। तो अब पावर सप्लाई ऑन है, तो ये क्लोराइड आगे मूव करेंगे, मूव करके वो पहुंच जाएंगे आप सेपरेटिंग जेल में।
तो सेपरेटिंग जल में पीएच जो है 8.8 है बच्चों, आपको पता है 8.8। तो जब 8.8 पीएच वाले इस जल में पहुंचता है, ये क्लोराइड, पॉलीपेप्टाइड चेन और ग्लाइसिन वगैरह, तो क्लोराइड तो आगे मूव करता ही है, इसके बाद ये पॉलीपेप्टाइड चेन भी पहुंच जाएंगे, सब साथ में, सभी पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ पहुंच जाती है सेपरेटिंग जल में, ठीक, और ग्लाइसिन भी साथ में पहुंच जाती है। अब ग्लाइसिन की जो पीआई है 5.9 है, वो ग्लाइसिन अब 8.8 वाली रीजन में पहुंच गया पीएच, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट उसकी और फास्ट हो जाएगी, ठीक है, मूवमेंट उसकी और फास्ट हो जाती है, ठीक। तो जैसे ही ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर सेपरेटिंग जल में पहुँचता है, तो यहाँ पर क्योंकि पोर साइज छोटी है, तो इस छोटे पोर साइज वाले जल में पॉलीपेप्टाइड चेन अब जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाती है, मगर मेनली ऑन द बेसिस ऑफ इट इज़ साइज के बेस पर जो है पॉलीपेप्टाइड चेन अब सेपरेट होगी। जो छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे वो आगे आगे मूव करेगा, बड़े पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे उसके पीछे मूव करेगा, उससे बड़े उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर जो है एक्चुअली सीविंग मैकेनिज्म होगी सेपरेटिंग जल में। तो सेपरेटिंग जल है किस लिए? पॉलीपेप्टाइड चेन की सेपरेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज। स्टैकिंग जल है इसलिए क्योंकि यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन को नज़दीक लाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए बच्चों, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिख कर भी रखा है बच्चों, आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हो। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने सैंपल के साथ ट्रैकिंग डाई ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो है वो लोड किया हुआ है। ब्रोमोफिनॉल ब्लू सैंपल से आगे आगे मूव करता है, तो इस ब्रोमोफिनॉल ब्लू के ज़रिए क्या पता चल जाता है हमको कि हमारा जो सैंपल है वो जल में कहाँ पहुँच गया है। सैंपल से आगे आगे मूव करते हैं ब्रोमोफिनॉल ब्लू, तो वो आगे आगे मूव करते हुए हमको दिखाई देगा। जैसे ही ब्रोमोफिनॉल ब्लू जल के दूसरे एंड पर मान लो यहाँ पहुँच जाते हैं, तो उस वक़्त हम पावर को ऑफ़ करते हैं। क्या करते हैं? पावर को ऑफ़ करते हैं। तो पावर को ऑफ़ करने से फर्दर इनकी माइग्रेशन नहीं होगी, ठीक है। ब्रोमोफिनॉल ब्लू जब यहाँ पहुँच गया तो सैंपल उसके आगे आगे होंगे मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है बच्चों। अब प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है इस जल में अलग अलग जगह होंगे, कहाँ पर है हमको मालूम नहीं है। बस उसी चीज़ को पता करने के लिए हम जल को ट्रीटमेंट करते हैं एक और डाई से, जिसको हम कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू कहते हैं, ठीक है। ये एक स्टेन है, स्टेन मतलब ये एक डाई है। इस स्टेन में हम रख देते हैं जल को, कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू स्टेन में हम जल को रख देते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम तक इस कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू स्टेन में हम जल को रख देते हैं। तो इस स्टेन में रखने से क्या होता है, ये जो कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू जो स्टेन है वो अटैच हो जाती है प्रोटीन्स के साथ, और प्रोटीन्स के साथ जब वो अटैच हो जाएंगे तो उनके साथ वो टिका रहता है। काफ़ी देर तक जल को कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू स्टेन में रखने के बाद अब इस जल को हम डी स्टेन करते हैं, इसको रखते हैं डी स्टेन सोल्यूशन में। डी स्टेन सोल्यूशन क्या करता है बच्चों, जो अनबाउंड स्टेन है, यानी वो स्टेन, वो कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू स्टेन जो जल की दूसरे जगहों में बैठा हुआ है जहाँ प्रोटीन नहीं है, उनसे ये स्टेन जो है वो अब रिमूव हो जाती है, क्योंकि वहाँ किसी के साथ अटैच नहीं है। तो जल को डी स्टेन सोल्यूशन में रखने से सिर्फ वही जगह ब्लू दिखता है जिस जगह में प्रोटीन हो, क्योंकि प्रोटीन ने इस स्टेन को पकड़ कर रखा है। बाकी जगह जहाँ पर प्रोटीन नहीं है वहाँ से ये स्टेन हट जाती है डी स्टेन सोल्यूशन में रखने से। इस तरह से हमको जल में वो जगह पता चल जाता है जहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन पहुँचा हुआ हो, ठीक है बच्चों। तो किसी क्लियर बैकग्राउंड पे अगर हम इस जल को रखते हैं आफ्टर डी स्टेनिंग, तो हमें इस किस्म का शक्ल दिखाई देता है। यह है बच्चों जल डी स्टेन करने के बाद, पहले स्टेनिंग करना है फिर डी स्टेन करना है। डी स्टेन करने से सिर्फ बाउंड जो स्टेन है वो रहता है जल में, बाकी जो अनबाउंड स्टेन है वो रिमूव हो जाती है। तो देखो यहाँ ये जगह हैं जहाँ पर स्टेन
टिका नहीं है, वो रिमूव हो गया है। तो ये जगह देखो, ये वो जगह हैं जहाँ पर प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद हैं, तभी तो ये ब्लू दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जल के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स को विजुअलाइज करने के लिए ये हम स्टेन यूज़ करते हैं बच्चों, जिसको हम कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू कहते हैं। तो इस तरह से हमको जल के अंदर जो मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं अलग अलग रीजन में वो दिखाई दे देता है। इस तरह से ये जो जल में प्रोटीन्स हैं ये सेपरेट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जिनकी साइज़ छोटी हो वो सबसे आगे आगे मूव किया हुआ है, जिनके साइज़ बड़े हों वो सबसे पीछे बैठा हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज यहाँ पर प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो सेपरेट हो गया है बच्चों। इसी टेक्निक को हम एसडीएस पॉली एक्रिल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा बच्चों। इसी पर एक पीडीएफ नोट आपको बना के साथ में भेज रहा हूँ, उसको पढ़ के भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। इंशाल्लाह कल हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग पर बात करेंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।